दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मंजूषा चित्रकला के विषय में। ठीक है। तो बिहार में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के चित्रकलाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंजूषा चित्रकला के विषय में। और चूँकि परीक्षा में ये प्रश्न लगभग 9 के बराबर पूछे जाते हैं बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है। हालांकि प्रीलिम्स में 17वीं के प्रीलिम्स में जो है आया था कि बिहुला महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है। ठीक है। तो वो प्रश्न आए थे। लेकिन अगर कलाओं के परिचय के विषय में बोला जाए कि अगर बिहार के विभिन्न कलाओं के बारे में, चित्रकला के बारे में बताएं, तो वहाँ आप यहाँ पर ये जो मंजूषा चित्रकला को आप रेफरेंस के रूप में डाल सकते हैं। तो जानकारी तो होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ये वीडियो जो है आपके सामने रखा है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कि मंजूषा चित्रकला बिहार राज्य की सबसे प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। ठीक है। उत्पत्ति और क्षेत्रों को देखें तो उत्पत्ति क्षेत्र यह क्या है? यह कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में पनपी और विकसित हुई। प्राचीन नाम देखें तो बिहार का यह क्षेत्र आपको पता होगा कि अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। प्राचीनता की बात करें तो मंजूषा कला कितनी प्राचीन है, इसकी प्रामाणिकता जो है वो तय कर पाना मुश्किल है। ठीक है। वैश्विक महत्व को देखें तो इसे विश्व की प्रथम पौराणिक कथा पर आधारित चित्रकला भी माना है। ठीक है। संरक्षक में देखें, इस कला को समाज के विशेष वर्ग माली और कुंभकारों द्वारा बनाया जाता है। पहले यह कला केवल निम्न जाति द्वारा संरक्षित थी, जो सिर्फ त्योहारों एवं विषहरी पूजा के अवसर पर ही बनाई जाती थी। ठीक है। तो ये विषहरी पूजा क्या है, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे। ठीक है। और चूँकि जो मंजूषा चित्रकला है, इसका पूरा जो थीम है वो बिहुला बिषहरी लोक कथा पर आधारित है। तो इसलिए हम लोग इस कहानी का जो है परिचय वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। हालांकि कहानी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट है कि इस कला की विशेषताओं का वर्णन करें, लेकिन फिर भी जो है आपको जानने की आवश्यकता है। तो क्या है कि यह लोक कला दरअसल बिहुला बिषहरी की लोक कथा पर आधारित है। मूल कहानी क्या है? तो कथा के अनुसार अंग प्रदेश की राजधानी चंपा में चंद्रधर नाम का एक व्यापारी था। ठीक है। ये कहीं कहीं हम लोग जैसे गांव घर में जो है जो नाच होता है, नाच आप जानते होंगे, नाच में ये जो सती बिहुला का नाच किया जाता है। ठीक है। वो पाठ जो होता है कि हाँ सती बिहुला का पाठ चल रहा है, ऐसा हम लोग पहले जाते थे देखने और कहानी सुनते थे। तो उसमें जो कैरेक्टर होता था उसका नाम होता था चन्नू शाह। ठीक है। चन्नू शाह हम लोग पढ़े हुए हैं, मैंने माफ़ कीजिए देखे हुए हैं, सुने हुए हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर लेकिन अगर कई स्थानों पर या अधिकांश जगह पर जो है वो चंद्रधर नाम का व्यापारी जो है वो मिलता है। हाँ, वो शिव भक्त था, लेकिन उसने शिवजी की मानस पुत्री मनसा यानी कि बिसहरी, ठीक है, उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। अब ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि इनकार करने का कारण था, हम लोग जो सुनते थे उसमें ये था कि चंद्रधर जो है, जो चनुसा था, वो सोचता था कि अगर हम आज के डेट में अगर सांप की हम पूजा करेंगे इस युग में, तो आगे जा कर के जो है वो, चूँकि सांप को यहाँ पर जो है वो नकारात्मक भाव से दिखाया गया था, तो इसलिए मतलब इस मामले में बात हो रही है, तो ये था। तो उन्होंने पूजा नहीं दी, लेकिन क्या था कि रुष्ट हो गई बिसहरी, उसके परिवार को नष्ट करने में लगी। ये तो फिर एक कैरेक्टर है बाला लखेंदर, या ये हम लोग भी बाला लखेंदर ही सुने हुए हैं। बाला लखेंदर कहें या लक्ष्मी चंद कहें, ये जो था चंद्रधर के पुत्र का नाम था बाला लखेंदर। यानी कि ये जो आप कैरेक्टर देख रहे हैं, जिन्होंने पूजा नहीं दी, शिव भक्त जो थे और जिन्होंने मनसा बिसहरी की पूजा नहीं दी, उनके छोटे पुत्र थे। और बेहुला जो थी उनकी पत्नी थी, जो बाला लखेंदर है उनकी पत्नी थी बेहुला। अरे कुंडली देखने पर ज्योतिष ने बताया था कि लक्ष्मी चंद की मौत जो है वो विवाह की प्रथम रात्रि में सांप काटने से हो जाएगी, ऐसा मतलब कुंडली में ऐसा लिखा हुआ था। तो ये था। तो बेहुला जो थी, बेहुला उनकी पत्नी थी। तो क्या था कि मंजूषा और बचाव, तो क्या किया गया
तो जब पहले से कुंडली में लिखा था तो चंद्रधर ने क्या किया, लोहे का मजबूत गढ़ बनाया, लेकिन मनसा देवी के निर्देश पर भवन निर्माता ने उसमें एक छोटा सा छेद जो है वो छोड़ दिया। ठीक है। विवाह की प्रथम रात्रि को नागिन ने लक्ष्मी चंद को डस लिया और मर गया। बेहुला अपने पति को बचाव के लिए उसे नाव के आकार की एक मंजूसा में लेकर के, ठीक है, नदी में बस जो है चलती गई। वो जो मंजूसा बनाया गया था, ठीक है, वो मंजूसा माने जो बनाया गया वो आखिर मंजूसा क्या था, तो ये जो लक्ष्मी चंद की जो पत्नी थी बिहुला, ठीक है, जिसको काफ़ी सती माना जाता था कि हाँ मतलब काफ़ी पतिव्रता थी, तो उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए, ठीक है, नाव के आकार के मंजूसा बनाई। माने घर आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का था, नाव में रख करके, तो इस प्रकार से बनाया और बस नदी में चलती चली गई। परिणाम अगर देखें तो आखिर बहुत सारी कहानियां हैं, तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अंतिम में क्या होता है कि वो बचा लेती है, बारा लखींदर जो है वो बचा लेती है बारा लखींदर को। अंत में चंद्रधर भी बाएं हाथ से मनसा विषहरी को पूजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था। तो चित्रण में इसी कथा को एक तय पैटर्न के अनुसार 3 रंगों से चित्रित किया जाता है। यह क्रमवार चित्रों की श्रृंखला है जिसके जरिए पूरी कथा कही जाती है। आप जब ये देखिएगा, इसकी जो मंजूसा चित्रकला देखिएगा, तो क्रमवार ढंग से जो है बनाई जाती है, जिसमें कि ये हुआ फिर ये हुआ, इस तरह से कथा कहती है ये चित्र। ठीक है, तो ये था कि पूजा प्रसंग में है कि भागलपुर में अगस्त माह में बिहुला विषहरी की पूजा होती है, इसी उपलक्ष्य में मंजूसा बनाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि संरचना और माध्यम क्या है। तो मंजूसा चित्रकला मूल रूप से 3 माध्यमों पर जो है वो विकसित हुई है। पहला तो ये है कि पारंपरिक मंजूसा, हाँ, पिरामिड नुमा जो है वो संरचना ये है। यह कागज़ की बीटी से बने मंजूसा पर रची गई विशिष्ट चित्र शैली है। यह सनई की लकड़ी और सोला से खड़ी होती है, सनई की लकड़ी होती है उस पर खड़ी होती है। इसे चतुष्कोणीय संरचना पर ही खड़ा किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट मंजूसा क्या है, विशिष्ट प्रकार का मंजूसा बनाई जाती है जिसमें क्या होता है, यह षटकोणीय होता है और भार के अनुकूल 8 खूंटे पर खड़ी होती है, 4 खूंटों की जगह 8 खूंटे पर खड़ी होती है। समझे। विशेष प्रकार के मंजूसा पर कई जो है गुम्बरे बनाए जाते हैं, वो कलात्मक रूप से वो कलात्मकता दिखाई जाती है वहाँ पर। तो पूजा के दौरान क्या होता है, एक मंदिर नुमा पिरामिड आकार का बहुमंजिला एवं एक मंजिला मंजूसा बना जाता है जो पानी में बह सके। ये पानी में बहाने की बात है, जैसे कि आपने कहानी में पढ़ा था कि बिहुला जो है वो मंजूसा को लेकर कहीं नाव में लेकर चली थी, तो उस मान्यता के हिसाब से। ठीक है, इसके छत के चारों कोण एवं गुंबज से ठीक ऊपर नाग फन उठाए बनाया जाता है। तो अब ये है कि ये तो हुआ आपका जो पारंपरिक तरीके से जो मंजूसा बनाए जाते हैं उसकी बात हुई, लेकिन कागज़ पर भी चित्रण बाद में होना शुरू हुआ, कागज़ पर, दीवारों पर। तो कलात्मक परिवर्तनों के साथ जो है चित्रों को कागज़ पर उतारने का चलन शुरू हुआ। और आगे पढ़ेंगे कि चक्रवर्ती देवी जो थी उनको एक निर्देशन प्राप्त हुआ और उन जो है और वो ऐसा करना शुरू किया। सबसे पहले कागज़ पर उकेरने का काम जो है मंजूसा कला को चक्रवर्ती देवी ने ही किया है। तो आगे आप पढ़िएगा। खैर, तो कागज़ पर चित्रण जो हुआ वो बाद में हुआ है, ये है। फिर उसका दीवारों पर चित्रण हुआ। भागलपुर जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक सिटी के प्रमुख इमारतों जैसे कि जिला अधिकारी कार्यालय, सर्किट हाउस को इस चित्रकला से सजाया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रंग और प्रतीक क्या है। तो जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इस चित्रकला में 3 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला। याद रखेंगे, गुलाबी, हरा और पीला रंगों को और आकृतियों की अपनी भाषा है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है वो देखिए। जैसे लाल गुलाबी जो रंग है तो उत्सव का प्रतीक होता है। ठीक है, पीला जो रंग है वो विवाह का प्रतीक, और हरा जो है वो विष डसने के अलावा वृद्धि का भी प्रतीक है। कलाकार जो है मनसा को और आकर्षित करने के लिए चित्रों में घोटाले, चमकीले कागजात आदि भी चिपकाते हैं। ठीक है, चित्रों में चमकीले कागजात जो है वो चिपकाए जाते हैं ताकि और आकर्षित हो मनसा देवी। प्रमुख विशेषताओं को देखें तो चित्रों का यह क्रम जो है क्रमवार चित्रों की श्रृंखला है जिसके जरिए पूरी
कथा जो है वो कही जाती है। ठीक है। चेहरा चित्रण की बात करें तो इस चित्रकला की खास विशेषता यह है कि अधिकांश चित्रों में स्त्री पुरुष का चेहरा सिर्फ बायां पक्ष दिखाया जाता है। ये आप याद है, हालांकि दाहिना पक्ष भी कहीं कहीं दिखाया जाता है, लेकिन अधिकांशतः जो देखिएगा ना वो आपको जो है वो इस तरह से दिखा, मैंने बायां पक्ष जो है वो दिखाया जाता है। ये है। इसके बाद है पैटर्न और बॉर्डर को देखें। चित्रकला में कुछ पैटर्न बनाए जाते हैं जिसमें कि शामिल है बेलपत्र, हाँ, लहरिया, दो प्रकार के लहरिया M1 M2 करके, त्रिभुजाकार। ये देखिए बॉर्डर की बात है, जैसे ऐसे अगर चित्रकला की जाती है तो इसमें जो बॉर्डर बनाए जाते हैं उस बॉर्डर में यहाँ पर जो है इस तरह से, जैसे बेलपत्र हो गया, ठीक है, लहरिया मतलब इस तरह से किया गया, हाँ, त्रिभुज बनाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है, सांप की लड़ी बनाई जाती है। तो ये चीज़ें थी जो बॉर्डर में बनाए जाते थे। और इतिहास और पुनर्जागरण काल देखें तो पुनर्जागरण काल की बात करें तो 1934 से लेकर 1946 ईस्वी को मंजूषा कला का पुनर्जागरण काल माना जाता है। WC आर्चर जो थे, यह श्रेय भागलपुर के ICS अधिकारी और कला मर्मज्ञ जो है C आर्चर को जाता है। ठीक है, वो भागलपुर के कलेक्टर के रूप में पदस्थापित थे। उन्होंने इस कला की खोज की और यह पाया कि यह केवल निम्न जातियों द्वारा संरक्षित रखा गया था। उन्होंने स्थानीय मालाकार और कुंभकारों द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों को, हाँ, लंदन स्थित जो है इंडिया हाउस में प्रदर्शित किया था। इससे दुनिया मंजूषा चित्रकला से परिचित हो पाई थी। ठीक है। और कागज़ की शुरुआत की बात करें तो जैसा हम लोगों ऊपर बात किया था कि 1978 में मंजूषा के चर्चित चित्रकार जो है उनका नाम था चक्रवर्ती देवी। उनकी मुलाकात जो है स्थानीय कलाकार, डिजाइनर और साहित्यकार थे ज्योतिष चंद्र शर्मा, उनसे हुई थी। और उन्होंने चक्रवर्ती देवी को कागज़ पर चित्रकारी के लिए प्रेरित किया था और इस तरह से मंजूषा चित्रकारी जो है वो कागज़ पर पनपनी शुरू हुई थी। ठीक है। प्रदर्शनी की बात करें तो आज़ादी के बाद देश भर में 1978 से मंजूषा कला प्रदर्शनियाँ जो है वो की जाने लगी हैं। प्रमुख कलाकार और सम्मान की बात करें तो स्वर्गीय चक्रवर्ती देवी ये मंजूषा की चर्चित चित्रकार थी। इन्हें पहली बार 2012 में, माफ़ कीजिए, 2012 में मंजूषा कला के क्षेत्र में सीता देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। फिर है श्रीमती निर्मला देवी, इन्हें 2013 में बिहार कला पुरस्कार सीता देवी से सम्मानित किया गया। श्री मनोज पांडे पंडित, इन्हें स्वदेशी कला के रूप में मंजूषा कला के पुनरुद्धार के लिए बिहार राज्य का प्रथम पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। और एक नाम आता है इसमें उलूपी झा, इन्हें 2016 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी मंजूषा पेंटिंग के लिए ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर देश की 100 सफल महिलाओं में से एक को चुना है। हम लोग अब देख लेते हैं कि समस्या क्या है इसमें और समाधान इसके क्या है। तो समस्या में देखें तो देखिए, मंजूषा कला जो है केवल धार्मिक पहचान तक सीमित है। ठीक है। मंजूषा चित्रकला की पहचान मात्र एक धार्मिक चित्रकला की बन गई है जो अक्सर केवल बेला बिसहरी पूजा यानी अगस्त महीना में जो होता है उस अवसर पर बनाई जाती है। उसका दूसरा है कि मधुबनी चित्रकला का जो है इस पर प्रभुत्व है। ठीक है। और जब आप देखिएगा आप मंजूषा चित्रकला, तो जो लोग ज़्यादा बारीकी से मंजूषा को नहीं देखे हैं, मंजूषा चित्रकला को नहीं देखे हैं, वो अक्सर बोलेंगे कि वो मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है। हालांकि इसी से स्पष्ट होता है कि मधुबनी चित्रकला का इस पर कितना प्रभुत्व है। मंजूषा चित्रकला के प्रमुख तत्वों को मधुबनी चित्रकला में समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और क्या है ना कि कलाकार भी जो है क्या कर रहे हैं कि मंजूषा चित्रकला और मधुबनी चित्रकला को एक दूसरे में समाहित कर रहे हैं। ठीक है। और एक ये भी है कि सरकारी प्रोत्साहन का भी अभाव है। जितना मधुबनी चित्रकला के विकास पर जोर दिया गया उतना मंजूषा कला पर जोर नहीं दिया गया है। यह एक मैंने ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद है समाधान के लिए सुझाव। ठीक है। मंजूषा चित्रकला को स्कूली पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भी इस बारे में समझ सकें और बढ़ावा दे सकें। ठीक है। उसके बाद है कि मंजूषा चित्रकला के कलाकारों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाए और चित्रकला विशेषज्ञों द्वारा मधुबनी चित्रकला एवं मंजूषा चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को अलग अलग करके बताया जा सके ताकि दोनों में घालमेल नहीं हो कि हाँ मंजूषा कला और मधुबनी चित्रकला एक ही है। क्योंकि इसकी सारी चीज़ें अलग है लगभग। हमने मधुबनी चित्रकला को भी पढ़ा, मंजूषा कला को भी पढ़ा, तो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं मंजूषा चित्रकला को देख करके कहेंगे कि
मधुबनी चित्रकला है। तो ये कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कला और संस्कृति से संबंधित बिहार में जितनी भी कला संस्कृतियाँ थी हमने उसको जो है डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि इतिहास से संबंधित जो भी है वो वीडियो होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।